Hello everyone. Today we'll start with the last topic of Unit 3 which is one-dimensional potential barrier. इससे पहले हमने दो डेरिवेशंस करे थे, एक था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, दूसरा था वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप और सिंगल स्टेप बैरियर. आज हम करेंगे वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें बस ये डिफरेंस है, वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप में हमारे पास दो रीजन्स थे 1 and 2. यहाँ पर हमारे पास 3 रीजन्स है 1, 2 and 3. तो देयर इज अ स्लाइट चेंज इन पोटेंशियल फंक्शन. अब जो हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन है वो क्या है? व्हेन x इज लेस देन 0 पोटेंशियल 0 है. जब x 0 से a के बीच में है उस टाइम पे जो पोटेंशियल फंक्शन है वो कांस्टेंट है, लेट इट बी v नॉट. और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन a है तब पोटेंशियल जो है वो 0 है. तो दिस इज द पोटेंशियल स्टेप फंक्शन जिसको अब हम यूज करेंगे टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल विद इन दिस 3 रीजन्स. तो ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम वही प्रोसीजर अपनाएंगे जो हमने पहले किया. हम हर एक रीजन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखेंगे, फिर उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से हर एक रीजन के लिए हम वेव फंक्शन लिखेंगे विच इज द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. फिर हम बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से जो कांस्टेंट्स है वेव फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यूज निकालेंगे. ठीक है. अब इसमें उसी तरीके से देखो जैसे पहले देखा था हमने कि क्लासिकली तो ये होना चाहिए पर क्वांटम मैकेनिकली ये होगा. अगर मैं केस कंसीडर करूं जब पार्टिकल की एनर्जी जो है वो v नॉट से कम है, तो क्लासिकली क्या कहता है कि अगर जो बीम है वो इंसिडेंट हुई है फ्रॉम द रीजन 1 टुवर्ड्स द रीजन 2, और लेकिन उस पार्टिकल की जो एनर्जी है, दैट पार्टिकल इज अ क्वांटम पार्टिकल, और जो उसकी एनर्जी है वो लेस है पोटेंशियल बैरियर v नॉट से, तो क्लासिकली ये कहता है कि होल ऑफ द बीम जो है या पार्टिकल जो है इट शुड बी फुल्ली रिफ्लेक्टेड, इट कैन नॉट पेनिट्रेट द बैरियर और इट कैन नॉट मूव फ्रॉम रीजन 1 टू रीजन 2. लेकिन हमने ऑलरेडी सेकंड डेरिवेशन में देखा था कि क्वांटम मैकेनिकली इवन इफ द पार्टिकल्स एनर्जी इज लेस देन v नॉट, इवन इफ देयर इज अ non-zero finite probability of the particle to be found in region 2, or there is a non-zero finite probability of the particle to penetrate the barrier 2 and reach the region 3. इस phenomena को, this penetrating the barrier, this phenomena is a purely quantum mechanical phenomena. It cannot happen classically. It is only a pure quantum mechanical phenomena, and this phenomena is known as quantum mechanical tunneling or tunnel effect. ठीक है. इस फिनोमिना को हम क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग कहते हैं. जो सेकेंड डेरिवेशन में हमने देखा था वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप, उसमें भी रीजन 1 से रीजन 2 में जो पार्टिकल की नॉन जीरो फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है जाने की, that phenomena is also known as quantum mechanical tunneling. यहाँ पर हमारे पास 3 रीजन्स है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर पार्टिकल की एनर्जी लेस है बैरियर पोटेंशियल से, तब भी there is a non-zero finite probability of the particle to penetrate the barrier and finally reach the region 3. And this phenomena is a quantum mechanical phenomena, and this is also known as the tunnel effect or tunneling. जैसे कुछ क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिनाज है लाइक फील्ड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा एमिशन फ्रॉम न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस में से जो है एमिशन होता है अल्फा पार्टिकल्स का. दीज फिनोमिनाज आर बेसिकली द एग्जांपल ऑफ दिस टनलिंग इफेक्ट. ठीक है. तो पहली चीज क्या है कि अगर पार्टिकल की एनर्जी लेस है पेनिट्रेशन बैरियर से, तब भी पार्टिकल जो है रीजन 1 को क्रॉस ओवर करके रीजन 2 एंड देन रीजन 3 में जा सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल क्लासिकली. नाउ नेक्स्ट इज जब पार्टिकल की एनर्जी जो है इट इज ग्रेटर देन द बैरियर पोटेंशियल. तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि अगर पार्टिकल की एनर्जी बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा है, उस केस में देयर विल बी जीरो रिफ्लेक्शन. पार्टिकल जो है इट विल कंप्लीटली बी ट्रांसमिटेड थ्रू द बैरियर विदाउट एनी रिफ्लेक्शन.
कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी, सिर्फ ट्रांसमिशन होगी अगर पार्टिकल की एनर्जी बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा है। बट ये ऑलरेडी हम सेकेंड डेरिवेशन में देख चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स देयर इज अ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल इन रीजन 1. दैट मीन्स इट इज नॉट सर्टेन दैट द पार्टिकल विल पेनिट्रेट द बैरियर। पार्टिकल अगर यहाँ इंसिडेंट हुआ है तो वो रिफ्लेक्ट भी हो सकता है और ट्रांसमिट भी हो सकता है if the energy is greater than V naught, and this is also purely quantum mechanical. It will not happen classically. Classically अगर हम देखते हैं तो उसमें सिर्फ ट्रांसमिशन होगी, रिफ्लेक्शन नहीं होगी if E is greater than V naught, और अगर E less than V naught है तो क्लासिकली सिर्फ रिफ्लेक्शन होगी, ट्रांसमिशन नहीं होगी। But quantum mechanically, reflections and transmissions both are possible even if the energy of the particle is less than V naught or greater than V naught. ठीक है, अब हमने थ्योरी समझी है, इसको अब हम प्रूव करेंगे with the help of Schrödinger wave equations. तो वो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम Schrödinger equations लिखेंगे for all the three regions, उसी तरीके से जैसे हमने पहले लिखा है। जब x लेस देन 0 है उस केस में जो पोटेंशियल है वो 0 है, तो सब्स्टिट्यूट v इक्वल टू 0 इन द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 40 आई, d2 psi1 अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h कट स्क्वायर इंटू psi1 इक्वल टू 0, where psi1 is the wave function of the particle or the wave function of the wave packet associated with the particle in region 1. Next we come to the region 2 where x lies between 0 and a. इस केस में जो पोटेंशियल है that is constant, let it be V naught. So the Schrödinger wave equation becomes d2 psi2 upon dx square plus 2m upon h cut square into e minus v naught into psi2 equal to 0. ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ये हम थर्ड टाइम है जो ये इन्हीं चीजों को रिपीट कर रहे हैं डिफरेंट रीजन्स के लिए। राइट डाउन दी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। नाउ वी कम टू द थर्ड रीजन व्हेन x is greater than a. Here also the potential is 0 when x is greater than a. So substitute v equal to 0. So it becomes d2 psi3 upon dx square plus 2me upon h cut square psi3 equal to 0. Where now psi3 is the wave function in region 3. So we have obtained three equations 40, 41 and 42. And here psi1, psi2 and psi3, they are basically representing the wave function in the respective regions 1, 2 and 3. अब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस लिख ली तीनों रीजन्स के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टू राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। और सॉल्यूशंस क्या है, psi1, psi2, psi3 फॉर द रिस्पेक्टिव रीजन्स 1, 2 and 3. तो psi1 के लिए जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, a e raised to power iota k1x plus b e raised to power minus iota k1x. सिमिलरली रीजन 2 के लिए psi2 हो गया c e raised to power iota k2x plus d e raised to power minus iota k2x. एंड फॉर रीजन 3 psi3 हो गया e raised to power iota k1x plus f e raised to power माइनस आयोटा k1x. ना अब ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है a, b, c, d, e एंड f. अब इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशंस. ठीक है, k1 क्या है, k1 है √2me अपॉन h कट स्क्वायर और k2 है √2me माइनस v नॉट अपॉन h कट स्क्वायर. इसमें एक चीज देखो, इक्वेशन नंबर 40 और 42 में जो हमारे पास ये वाला कंपोनेंट है 2me अपॉन h कट स्क्वायर, ये सेम है. तो इन दोनों को हमने डिनोट किया बाय सिंगल क्वांटिटी k1. डिफरेंस क्या है, बस 40 रीजन में जो वेव फंक्शन है उसको psi1 से डिनोट किया है और 42 इक्वेशन में जिस मींस थर्ड रीजन में जो वेव फंक्शन है उसको हमने psi3 से डिनोट किया है. ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स a, b, c, d, e एंड f जो है दीज आर अननोन.
जिनकी वैल्यूज हमें निकालनी है विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशंस such that k1 is under root 2m e upon h cut square and k2 is under root 2m e minus v naught upon h cut square. होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर है. ये सारे जो अभी तक हमने इक्वेशन और सॉल्यूशंस लिखे हैं बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हमने इक्वेशन जिस तरीके से हमने डेरिवेशन 1 और 2 में लिखा था. फर्स्ट डेरिवेशन पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में सिर्फ एक रीजन था. ठीक है, उसमें जो है बॉक्स के आउटसाइड में पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट थी और बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 थी. ठीक है, वहां पर जो हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस लिखी थी वो कैसे लिखी थी कि बॉक्स के अंदर पार्टिकल फ्री है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है. पार्टिकल कैन नॉट क्रॉस द बॉक्स तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी फॉर x लेस देन इक्वल टू 0 एंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू a इनफाइनाइट थी. फिर हमने सेकंड डेरिवेशन वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप में श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस लिखी जहां पर हमारे पास दो रीजन्स थे. फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल फंक्शन 0 था, सेकंड रीजन में कांस्टेंट था इक्वल टू v नॉट. सिमिलरली अब हमने इस थर्ड डेरिवेशन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस लिखी. यहाँ पर हमारे पास 3 रीजन्स है. फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल फंक्शन 0 है, सेकंड रीजन में कांस्टेंट है v नॉट, थर्ड रीजन में इट इज अगेन 0. फिर हमने सॉल्यूशंस लिखे और अब a b c d e और f की वैल्यूज हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन. अब इसमें चीज देखो, अब ये 43, 44, 45 ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे 2.4. इक्वेशन नंबर 2.43 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है. उसमें जो फर्स्ट टर्म है दैट इज रिप्रेजेंटिंग a wave moving along the positive x direction and incident on the barrier in region 1. और जो सेकंड टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रही है रिफ्लेक्टेड वेव इन रीजन 1. ये हमारे पास बैरियर पोटेंशियल फंक्शन है. सो द इंसिडेंट बीम इज रिप्रेजेंटेड बाय a e raised to power iota k1x और जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय b e raised to power minus iota k1x. Now in equation 2.44 जो फर्स्ट टर्म है c e raised to power iota k2x वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसमिटेड पार्ट फ्रॉम रीजन 1 टू द रीजन 2 और जो सेकंड टर्म है इट इज रिप्रेजेंटिंग द रिफ्लेक्टेड पार्ट. अब ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? फ्रॉम दिस बैरियर. दिस बैरियर इज एट x इज इक्वल टू a. ये बैरियर है x इज इक्वल टू 0 पर. तो हमारे पास दो रिफ्लेक्शंस है. एक रिफ्लेक्शन है रीजन 1 में थ्रू द बैरियर एट x इज इक्वल टू 0. एक रिफ्लेक्शन होगा रीजन 2 के अंदर फ्रॉम द बैरियर एट x इज इक्वल टू a. तो इक्वेशन नंबर 44 में हम भी हमारे पास दो टर्म्स आएंगी. c e raised to power iota k2x is representing the transmitted wave from region 1 to region 2 और जो सेकंड टर्म है d e raised to power minus iota k2x वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम द बैरियर एट x is equal to a. Now next we have the third equation 2.45. इसमें जो फर्स्ट टर्म है e raised to power iota k1x वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसमिटेड पार्ट फ्रॉम रीजन 2 टू रीजन 3 और जो सेकंड टर्म है f e raised to power minus iota k1x वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्टेड पार्ट. लेकिन थर्ड रीजन के अंदर कोई बैरियर ही नहीं है रिफ्लेक्शन के लिए. सो इन 2.45 reflection is not possible, so we have to drop this second term f e raised to power minus iota k1x. यहाँ पे देखो लिखा है, इसको रीड करो. The first term of equation 2.45 represents the wave moving along positive x direction in region 3. That is, it is transmitted wave in region 3 from region 2. But the second term represents the wave moving along negative x direction in region 2. क्योंकि यह माइनस साइन है, e raised to power minus iota k1x है.
So it is representing the wave moving along the negative x direction, which is obviously the reflected wave in region 3. But region 3 में there cannot be any reflected wave since we have no barrier, we have nothing to reflect the beam. So F must be 0 and equation 2.45 should be reduced to psi 3 equal to E into e raised to power आयोटा केवल x, जैसे हमने सेकेंड डेरिवेशन में देखा था वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप में, वहां हमने रीजन 2 के अंदर जो रिफ्लेक्टेड पार्ट था उसको ड्रॉप किया था क्योंकि वहां पर रीजन 2 में कोई भी बैरियर नहीं था जो बीम को रिफ्लेक्ट करे. सिमिलरली यहाँ पर थर्ड रीजन के अंदर कोई भी बैरियर नहीं है टू रिफ्लेक्ट द बीम, तो थर्ड रीजन में वील पुट F to be 0. So finally we have three equations, equation number 43, equation number 44 and equation number 46. तो अब हमें कांस्टेंट्स A, B, C, D और E इनकी वैल्यूज निकालनी है विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन, जहां A रिप्रेजेंट कर रहा है द इंसिडेंट पार्ट, B रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्टेड पार्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 बैरियर, C रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसमिटेड पार्ट इन रीजन 2, D रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्टेड पार्ट फ्रॉम द बैरियर x इज इक्वल टू A, E रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसमिटेड पार्ट इन रीजन 3. होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर है. Now we have to find the values of the constants with the help of boundary conditions. अब वो हम कैसे निकालेंगे, उससे पहले we'll consider some assumptions. Now assuming the incident wave amplitude A as unity and taking the values of constants B, C and D relative to this unit amplitude A, for this we replace B and E by R and T respectively, where R and T are the reflection and transmission coefficients. So now equations 43, 44 and 46 can be rewritten as this. अब ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जितने कांस्टेंट्स हैं उतनी ही अगर बाउंड्री कंडीशंस होंगी तभी हम जो है उतने ही कांस्टेंट्स की वैल्यूज को निकाल सकते हैं. हमारे पास टोटल 4 बाउंड्री कंडीशंस हैं. पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन क्या है कि वेव फंक्शन और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस होगा. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 बैरियर्स हैं x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a पर, मतलब जो वेव ट्रांसमिट हो रही है सपोज इस तरीके से हो रही है, तो इस पॉइंट पर जो psi1 है वो psi2 के इक्वल होगा और इस पॉइंट पर जो psi2 है वो psi3 के इक्वल होगा, क्योंकि वेव फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए x इज इक्वल टू 0 पर भी और x इज इक्वल टू a पर भी. तो x इज इक्वल टू 0 पर psi1 और psi2 की वैल्यू सेम होगी तभी ये सिंगल वैल्यूड होगा. सिमिलरली x इज इक्वल टू a पर psi2 और psi3 की वैल्यू एक ही होगी तभी वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड होगा. So boundary condition क्या है, psi1 is equal to psi2 and psi2 equal to psi3 at x is equal to 0 and at x is equal to a respectively. तो 2 बाउंड्री कंडीशंस तो ये हुई. 2 बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी कि उनका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब del psi1 upon del x जो है ये इक्वल होना चाहिए del psi2 upon del x at x is equal to 0 and del psi2 upon del x is equal to del psi3 upon del x at x is equal to a. तो हमारे पास in total we have 4 boundary conditions, but we have how many constants a, b, c, d and e. But in total we have 5 constants to find. So हम क्या करेंगे, we have to derive the 5 coefficients with the help of boundary conditions, but we have only 4 boundary conditions. So we will consider the incident amplitude a to be 1. And we'll find the values of the other constants b, c, d and e in terms of a. तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b हमारा क्या है, b हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्टेड पार्ट
from x is equal to 0. तो b is representing the reflection coefficient, तो हम b को r से डिनोट कर देंगे. c और d हमारे ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड पार्ट है रीजन 2 में. फिर फाइनल ट्रांसमिशन हुआ रीजन 3 में, which was denoted by E. तो E को अब हम रिप्लेस करेंगे कैपिटल T से, which is the transmission coefficient. तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई, 47, 48, 49. And we have now 4 constants R, C, D and T to derive, and we have 4 boundary conditions. So now with the help of these 4 boundary conditions, we'll find the values of the constants R, C, D and T, where R is representing the reflection coefficient and T is representing the transmission coefficient. जो फाइनली रिफ्लेक्शन हुआ रीजन 1 में वो B था, और जो फाइनल ट्रांसमिशन हुआ रीजन 3 में वो E था. तो B को हमने रिप्लेस किया R से और E को हमने रिप्लेस किया T से. C और D जो है वो इंटरमीडिएट ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन है रीजन 3 के अंदर. तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकालना, which we'll see in the next class.